सीपीआईएमएल मास लाइन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में फांसीवाद के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की बनाई गई रणनीति। फांसीवाद के बदले हुए रूपों को पहचानने पर दिया गया जोर। हर स्तर पर फांसीवाद को बेनकाब करने की बनाई गई रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्र देशों के साथ मिलकर फांसीवाद के खिलाफ संगठन खड़ा करने पर हुई चर्चा। फांसीवाद सोच के लोगों को सरकारी संस्थानों में बिठा रही है सरकार। उच्चतम न्यायालय से लेकर ईडी, सीबीआई में फांसीवादी सोच का दिख रहा है असर। साम्राज्यवादी व्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ले रही धार्मिक राष्ट्रवाद का सहारा, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांटने का पूरा प्रयास। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही गई है। समाजवादी गणतंत्र का भी जिक्र किया गया है। तुरंत जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से देश में धार्मिक आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मंदिर मस्जिद के नाम पर भी लोगों को बांटने के प्रयास हुए हैं। यह धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। साम्राज्यवादी ताकतें फांसीवाद को और मजबूत करना चाहती हैं। एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश, एक कानून के नाम पर लोगों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। फांसीवाद के खिलाफ मजबूत संघर्ष करने की आवश्यकता पर बल देते हुए टीयूसीआई के राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंघवी ने सीपीआईएमएल मास लाइन का राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि देश को बचाने के लिए सभी वामपंथी दलों को और प्रगतिशील सोच के लोगों को एक मंच पर आकर एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना होगा, तभी हम इस फांसीवादी व्यवस्था से छुटकारा पा सकेंगे। संजय सिंघवी ने कहा कि जनता के हितों के लिए हर मोर्चे पर लड़ने की आवश्यकता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। जो भी जनता के हितों की अनदेखी करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यह पहली शर्त होनी चाहिए। यह काम तभी हो सकता है जब ऊपर से नीचे तक पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। खम्मम के कला केंद्रम के सभागार में आयोजित सीपीआईएमएल मास लाइन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए संजय सिंघवी ने और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। China and Russia and their supporters on the other side. Israel war is directly a war by Zionism and the US lobby upon the Palestinians and signifies the growth of fascism all over the world. जो इजराइल में युद्ध है वो डायरेक्टली यूएस और ज़ायनिज़्म की तरफ से पैलेस्टीन पे हमला है और ये इससे चिन्हित होता है कि दुनिया भर में किस तरीके से फासिज्म बढ़ रहा है। बट देयर इज वन डिफरेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन दैट a country like South Africa could come and oppose the US war and the Zionist war and directly make a case in the International Court of Justice saying that this is genocide. आज हम देख रहे हैं एक अलग चीज कि साउथ अफ्रीका जैसे देश सामने आके जो वॉर डायरेक्टली यूएस ने सपोर्ट किया है उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करके कि ये जनहिंसा है, वो हिसाब से एक उन्होंने केस फाइल किया है। उतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, इफ वी सी द जजमेंट्स out of the 21 judges, many judges have held that yes, this should be called genocide, including Justice Bhandari from India has also said. अगर हम देखेंगे तो कई जजेस ने कहा है कि हाँ, इसको जनहिंसा मानना पड़ेगा और ये हिसाब से और हमें दिखता है कि जिस तरीके से अमेरिका का पूरा पकड़ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये अभी पकड़ थोड़ा वीक हो गया। From this we can see that the hold of USA all over the world has weakened. It is not the same as it was before. We can see यही चीज हमें दिख रही है अगर हम अफ्रीका का देखें। अफ्रीका में अभी चीन पूरे तरीके से हावी। The same thing we can see in Africa. Now China is totally dominating the economic scene in Africa. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बढ़ते जा रहा है, अलग अलग देश उसमें शामिल हो रहे हैं। इवन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग। इसी का एक शायद नतीजा, वन ऑफ द रिजल्ट कि इन द वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे तरीके से फासिज्म बढ़ रहा है। साल ये 2023 इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पेरिस में 2015 में कहा था दैट मच ग्लोबल वार्मिंग दैट
Today, 2023 was the hottest year for the last 125,000 years. 1,25,000 years. पेरिस समिट में 2 डिग्री सेल्सियस का लिमिट रखा था। इसके ऊपर अगर जाएगा तो आज का दुनिया जो हम जानते हैं उसको खतरे में आएगा, लेकिन वो लिमिट अभी पार करने के नजदीक हम आ गए हैं। The 2 degree limit set by Paris in 2015 is almost passed. उन्होंने कहा था कि 2050 तक हम लोगों को उसके नीचे रहना है और उससे कम करना है, कम नहीं होना है। वी आर गोइंग फास्ट। जो COP 28 हुआ था नवंबर 2023 में, COP मतलब कन्वेंशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग एनीवे, तो वो जो मीटिंग हुआ था UAE में नवंबर 2023 में, उसमें सिर्फ बातें हो गई है, कुछ भी करने का निर्णय नहीं हो पाया। ये स्पष्ट हो रहा है कि साम्राज्यवाद दुनिया भर में एक संकट में है। वो गरीब देशों पे भार डाल देते हैं, जो गरीब देश हैं वो वहां पे अमीर गरीबों पे भार डाल देते हैं। जो अभी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट किया, मतलब दुनिया में असमानता का रिपोर्ट, there was an inequality report published by the World Economic Forum in 2021. उससे टॉप 10% पॉपुलेशन का 52% इनकम और 76% वेल्थ, ऊंचे 10% पॉपुलेशन के पास 56% इनकम और 76% पूरी संपत्ति, and the bottom 50% got only 8.2% of the income and 2% of the wealth. So bottom नीचे का 50% जो है उनके पास सिर्फ 8.2% वेतन है और सिर्फ 2% संपत्ति। नीचे के 50% के पास सिर्फ 2% संपत्ति। और वो रिपोर्ट में ख्याल देने लायक चीज है कि सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी, ये असमानता कहाँ पे बढ़ रही है, तो 3 देशों पे लक्ष्य केंद्रित किया गया है। वो 3 देश है USA, रशिया और इंडिया, जहाँ पे असमानता ज्यादा है। ये कॉन्क्रीट, आज के कॉन्क्रीट परिस्थिति में जो भी, अगर हमें जनता जीतने का कोई भी मौका मिले, अगर ये किसी को दोस्त बनाने जनता जीतने का मौका मिले, भले वो दोस्त बहुत ही लड़खड़ाने वाला हो, बहुत ही सिर्फ कुछ समय के लिए हो, फिर भी हमें वो दोस्ती करना जरूरी है। ये हम मानते हैं, लेनिन का कोट हम लोगों ने वहाँ पे किया है। लेकिन जब अगर हमें एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाना है तो एक केंद्रीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाना भी ये बहुत ही मुख्य टास्क अपने सामने आज है, और ये पहला कदम होगा। ये कई हमको पहल लेने हैं। दूसरा, जो किसानों का आंदोलन हुआ उसने ये सिखाया है कि ये जो सरकार है ये अजिंक्य नहीं। इट हैज टॉट अस दैट द टुडेज गवर्नमेंट इज नॉट इनविंसिबल, वी कैन फाइट इट, वी कैन डिफीट इट। अभी ये ट्रक ड्राइवर्स का भी स्ट्राइक हुआ था, जिसकी वजह से वो भारतीय दंड संहिता में से एक हिस्सा उनको पीछे लेना पड़ा। ये भी स्पष्ट